Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 1 of class 8th civics and the name of chapter is Indian Constitution. इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हमें कौन कौन से अधिकार उसके अंदर प्राप्त हैं. तो लेट अस रीड. व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. एक देश को एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है. ठीक है, ये हमारी पहली हेडिंग है, पर हमें पहले ये समझना है कि संविधान शब्द का मतलब क्या होता है. अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान एक तरह का किताब होता है जिसके अंदर सारे कानून बताए गए होते हैं कि कैसे एक देश चलेगा, किसकी क्या पावर होंगी, किसको क्या अधिकार प्राप्त है, कौन कौन सी चीज़ें एक देश के अंदर होंगी, वो सब एक संविधान के अंदर निहित होता है. The Constitution also defines the nature of a country political system. और संविधान से ही हमें ये पता चलता है कि एक देश का राजनीतिक व्यवस्था कैसी है. जैसे हमारे यहाँ तो राजनीतिक व्यवस्था क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब हमारे यहाँ पावर बटी हुई है और जो संसद में लोग होते हैं वो राज्यों या यूनियन टेरिटरीज से क्या होते हैं, चुन के आते हैं, मतलब जनता के द्वारा चुने गए होते हैं. The Constitution often lay down rules that guard against this misuse of power by our political leaders. और हमारा संविधान इस बात को भी प्रोटेक्ट करता है कि जो राजनेता हैं, जो नेता चुनकर गए हैं, वो कहीं पावर का गलत उपयोग ना कर लें. इसलिए संविधान इस चीज़ को भी क्या करता है, बताता है कि किसके क्या अधिकार हैं, कौन किसका चेक एंड बैलेंस करेगा. Example, in the Indian Constitution many laws contained in the section on fundamental right. इसलिए फंडामेंटल राइट्स पे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, आगे हम एक एक करके देखेंगे. इन अ डेमोक्रेसी के अंदर The Constitution also ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group. डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर संविधान इस चीज़ को भी पक्का करता है कि जो मेजोरिटी में है कम्युनिटी के लोग, वो माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट ना करें. इसके लिए आर्टिकल 29 और 30 है हमारे संविधान में, हम आगे उसको देखेंगे. The Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. कई बार क्या होता है कि जो सत्ता वाले लोग हैं, जो सत्ता में लोग हैं, जो पावर में हैं इस वक्त, उनके निर्णय ऐसे ना हो जाएं कि वो जनता को या देश के हित में ना हो. इसलिए संवैधानिक कानूनों की ज़रूरत होती है जिससे जो सत्ता में है शासक, उसके जो भी निर्णय होंगे वो संविधान के मुताबिक होंगे. जैसे डिक्टेटरशिप माइट बी गुड इन शॉर्ट रन में, तो अच्छी हो सकती है कि भाई डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लेने हैं. डिक्टेटरशिप होती है कि जिसमें एक आदमी पूरे देश को चला रहा होता है, पर लॉन्ग रन में डिक्टेटरशिप नहीं अच्छी है. क्यों? क्योंकि डिक्टोरियल रूल विल नॉट बी फिट, क्योंकि फिर शासक अपनी मनमर्जी से चीज़ों को करने लगेगा, इसलिए वो अच्छी नहीं होंगी. Key features of Indian Constitution. Let us read. Introduction. The long experience of oppressive rule under the colonial state convinced Indians that free India should be treated equally and be allowed to participate in government. 200 साल तक इंडिया पे अंग्रेज़ों का शासन, उससे पहले मुग़ल, उससे पहले लोधी डायनेस्टी, उससे पहले स्लेव डायनेस्टी. इतनी ज़्यादा इंडिया के ऊपर इतने लंबे समय तक क्या रहा है, शासन रहा है दूसरे देश के लोगों का. तो उससे क्या एक भावना अंदर आ गई कि भाई हमें अपने देश को आज़ाद कराना है और आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर सब बराबर के हकदार होंगे, कोई भी बड़ा छोटा या ऐसा नहीं होगा. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड. कब बनी थी संविधान सभा? 6 दिसंबर 1946 1946 को बनी थी और पहली मीटिंग उसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी. ठीक है. कंप्राइज्ड ऑफ 389 मेंबर. इसमें 389 मेंबर थे. 292 तो कहाँ से थे? प्रोविंसेस से थे और रियासतों से थे. 292 तो
4 प्रोविंस थे ना, बंगाल, कोलकाता, चेन्नई और आपका मुंबई। तो इन प्रोविंस से 4 लोग आए थे, 292 लोग आए थे, और जो 93 लोग थे वो रियासतों से आए थे, प्रिंसली स्टेट से। वेरियस थिंग्स आर केप्ट इन माइंड while drawing up constitution as the country was made up of several different communities who spoke different language। अच्छा, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से एक नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे 2 या 3 दिन के लिए। उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो अगर पूछे आपसे प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो राजेंद्र प्रसाद जी। और अगर वो पूछें कि आपसे कि नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आप याद रखिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एडवाइजरी कमेटी के BN राव थे। तो ये सब चीज़ें हैं, नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। वेरियस की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे फेडरलिज्म। भारत का संविधान भारत को अखंड, भारत को क्या बनाता है? फेडरलिज्म। मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार अलग होगी और राज्य सरकार अलग होगी। ठीक है, और जनता 2 सरकारों के द्वारा डोमिनेट की जाएगी, चलाई जाएगी। राज्य सरकार भी हमारे लिए कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी, पहली चीज। दूसरी चीज, फेडरलिज्म के अंदर क्या होती है? सबकी पावर्स जो होती है वो बटी हुई होती है। इंडिया के अंदर भी बटी हुई हैं, केंद्र सरकार की पावर्स अलग हैं। तभी तो वो 3 लिस्ट बनाई गई हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में 100 काम, स्टेट लिस्ट में 61 वर्क्स और कॉनकरेंट में 52 वर्क्स। जिसपे सेंट्रल लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, और कॉनकरेंट पे दोनों मिलके करते हैं। इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ भी 1 लेवल से हमारे यहाँ तो 3 लेवल की है, बल्कि सेंटर, स्टेट और फिर लोकल में पंचायती राज। भारत के अंदर पंचायती राज कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायत बनी थी नागौर, राजस्थान में। किस लिए बनाई गई थी? ताकि डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल तक लिया जा सके और लोगों का विकास हो सके। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस पावर ऑफ ईच गवर्नमेंट। भारत का सरकार हर किसी की पावर्स को, अच्छा पहले देखिए एक चीज और थी यहाँ पे, संविधानों, इनको पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत संविधान को क्या दिया गया? पंचायतों को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 74th म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इनको पहले स्टेट सरकार पे डिपेंड रहना पड़ता था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। मतलब जो भी 18 साल से, इंडिया के अंदर तो ये है एज, 18 साल से ऊपर का है वो वोट डाल सकता है। फॉर आवर सिटीजन मीन्स दैट द पीपल of India have direct role in electing their representative. Also every citizen of the country irrespective of his or social background can also contest election। कोई भी जो 18 साल से ऊपर है उसका राजनीतिक अधिकार है कि वो वोट डाल सकता है भारत के अंदर, और चाहे तो वो इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी रोक नहीं है। फंडामेंटल राइट्स, These rights protect citizen against arbitrary and absolute exercise of power by the state। ये हमें स्टेट्स, जो देश है, जो राज्य है, उसकी आर्बिटरी मतलब कि वो बिल्कुल ही हमारे ऊपर डोमिनेट ना करने लग जाए, हमारे जो यूनिवर्सल राइट है उनका ना हनन कर जाए। इसीलिए भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट डाला गया है। द राइट्स आर गिवन टू इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर। ये जो अधिकार हैं ये हमें राज्य से तो प्रोवाइड, मतलब देश से तो, देश की सरकारों से तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, साथ में हमें इंडिविजुअल व्यक्तियों से भी प्रोटेक्ट करते हैं। और याद रखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट ब्रेक हो रहा है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है इस केस में। और किसी केस में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते, पर हम इसमें फंडामेंटल राइट के एक्सप्लॉयटेशन में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। सेकुलरिज्म क्या होता है? जहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल मान्यताएं, मतलब जैसे भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, हम ये नहीं कहते कि भारत हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, सिख राष्ट्र, ऐसा कुछ नहीं है।
भारत का अपना धर्म नहीं है, पर भारत के अंदर सभी धर्मों को इक्वल संरक्षण है। आर्टिकल 25 इस बात 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजियन की बात करता है। हमारे प्रीएम्बल में भी सेकुलर शब्द है ना, सेकुलरिज्म पढ़ते हैं। अ सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट, मतलब देश का अपना कोई ऑफिशियल और या फिर स्टेट किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा पर्टिकुलरली एज द स्टेट रिलीजियन। पाकिस्तान का अपना है इस्लाम, उनका यहाँ का रिलीजियन है, इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान। और इंडिया भर दुनिया भर में 57 ऐसे देश हैं जो इस्लामिक देश हैं। तो हमारे यहाँ पे पर क्या है, हमारे यहाँ देश का धर्म नहीं है, पर देश के अंदर जितने भी धर्म हैं सबको इक्वल संरक्षण है। सेपरेशन ऑफ पावर, तो पावर इंडिया के अंदर 3 हिस्सों ऑर्गन्स में बटी हुई है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। विधायिका का क्या काम होता है, लेजिस्लेटिव को विधायिका बोलते हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होती है, सरकार, ठीक है, कार्यपालिका बोला जाता है इसको, वो उन कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका उन कानूनों की समीक्षा करती है या फिर उन कानूनों की रक्षा या उन कानूनों को सही से मतलब नज़र बना के रखना, वो सब न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। अब हम उन राइट्स को पढ़ने जा रहे हैं जो भारत का संविधान हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, मतलब भारत के संविधान के मुताबिक भारत का हर नागरिक, छोटा बड़ा सब कोई भी, मतलब सब बराबर है, किसी के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है। राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, न्याय के समक्ष सब बराबर है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, न्याय का सबको संरक्षण है। अगर एक मान लो एक अमीर का केस है तो वो तो वकील कर लेगा, उसके पास पैसा है, पर अगर एक गरीब है उसके पास पैसा नहीं है तो सरकार उसको वकील देगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और हर किसी को कानून एक ही नज़र से प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें हम आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 पढ़ेंगे। According to the Constitution, the law apply in the same manner to all regardless of a person status। इसमें किसी पर्सन का स्टेटस मैटर नहीं करता कि वो अमीर है, गरीब है या किस कास्ट का है, नहीं, सब बराबर है। The government shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, place of birth। भारत की सरकार किसी के द्वारा उसके धर्म, उसकी जात, उसके सेक्स, मतलब मेल है फीमेल है, या उसने जहाँ जन्म लिया है, इस बेस पे भारत के अंदर भेदभाव नहीं होगा। पढ़ते हैं आर्टिकल 14 क्या बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इक्वालिटी ऑफ लॉ मीन टू से कि हम सब इक्वल हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 न्याय के समक्ष सब बराबर है और सबको न्याय का इक्वल संरक्षण है। आर्टिकल 15 क्या कहता है भारत के संविधान का, कि किसी भी व्यक्ति के साथ भारत के अंदर उसके रेस, कलर, कास्ट, उसकी जात, सेक्स, मेल है या फीमेल है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, जहां उसने जन्म लिया है, उस नाम पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो सकता। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16, अगर कोई चीज़ है, कोई जॉब निकली है तो उसमें सब फॉर्म भर सकते हैं, मेल कैन भी या फीमेल कैन भी। इसमें सब क्लोज है 16 में, कि जैसे वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होता है या SC/ST कम्युनिटी के लिए, वो अलग चीज़ है। पर हमारा अभी मेन मोटिव क्या है, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को आर्टिकल 17 हमारा ख़त्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं SC कम्युनिटी से हूँ और मेरे को कोई कह रहा है कि तू तो SC है, तू तो ये है, तू तो वो है, हम तेरे साथ बैठ के नहीं खाते, या तू दूर रहे हमसे, तो ऐसा कोई मेरे साथ नहीं कर सकता। आर्टिकल 17 इस बात को भारत के संविधान का बोलता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और अगर ऐसा कोई करता है मेरे साथ तो मैं उसके खिलाफ केस कर सकता हूँ, ठीक है ना, SC/ST एक्ट, SC/ST अधिनियम 1989 के तहत ये चीज़ है। देखिए कितना बढ़िया संविधान है भारत का, हम सबको बराबर का हक दे रहा है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता, ठीक है ना। इसमें भी एक प्रोविज़न है, जैसे जो आपको एडमिनिस्ट्रेट डिग्री मिली है कॉलेज से, जैसे डॉक्टर लगा सकता है अपने नाम के आगे डॉक्टर,
ठीक है ना। एजुकेशनल डिग्री अगर आपको मिली है तो उसमें तो आप लगा सकते हो, पर वैसे आप अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते। भारत का संविधान एबोलिश करता है इस चीज को। अब ये था हमारा पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हमने पढ़े 4-5 आर्टिकल पढ़े और पांचों में हम सबको क्या कर रहा था, संविधान बराबर करने की कोशिश कर रहा था। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी, ये हमें कौन कौन सी, ये हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19, 20, 21, 22। तो इसमें क्या है, फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन वंस अफेयर बाय द अदर बाय अदर इंडिविजुअल और द गवर्नमेंट। मतलब एक की आज़ादी में, एक के कामों में दूसरा दखल नहीं दे सकता, चाहे वो सरकार है चाहे वो कोई व्यक्ति है। इसके अंदर हमें आर्टिकल 19 पहले पढ़ते हैं। इसके अंदर 6 तरह की आज़ादी है आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 के अंदर फर्स्ट, ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा कि फर्स्ट में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, क्योंकि कंपटीशन में इसी तरह पूछता है कि आर्टिकल 19 के 4 में क्या है। तो 19 के 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भारत के अंदर जो हम सोच रहे हैं उसे व्यक्त करने के लिए, उसे बोलने के लिए हम स्वतंत्र है, पर हम उस सीमा तक बोल सकते हैं कि सामने वाले के फंडामेंटल राइट का हनन ना हो। 19 का 2 क्या बोलता है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म, हम कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हैं बिना क्या करें, बंदूकें या ये सब लिए हम कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं भारत के अंदर। 19 का 3, हम अपनी एसोसिएशन और यूनियंस बना सकते हैं, जैसे डॉक्टर यूनियन, लॉयर यूनियन, ट्रेड यूनियन, किसान यूनियन, ये सब होती है ना। तो आर्टिकल 19 का पार्ट 3 हमें इस आज़ादी को देता है। पार्ट 4 हमें क्या आज़ादी देता है, हम भारत के अंदर कहीं पे भी घूम सकते हैं, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और अगर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है फिर नहीं हम घूम सकते, क्योंकि वो तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। आर्टिकल 19 का 5, हम भारत के अंदर कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी सेटल हो सकते हैं। जिन राज्यों को आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल प्रोविज़न है, ए से लेके जे तक 10 राज्यों को, उनमें अलग प्रोविजंस हैं इसके, बाकी हम थ्रू आउट द कंट्री कहीं पे भी रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं इस वक्त और मेरा मन कर रहा है कि मैं पंजाब में रहूं, तो नोबडी कैन स्टॉप मी, आई कैन रिसाइड देयर और सेटल इन द पार्ट। आर्टिकल 19 का 66 पार्ट क्या बोलता है, मैं किसी भी प्रोफेशन को कर सकता हूँ। मतलब मान लो अगर मेरा मन डॉक्टर बनने का कर रहा है तो मैं डॉक्टर बनूंगा, टीचर बनने का कर रहा है तो मैं टीचर बनूंगा। अब आप कहोगे कोई व्यक्ति का मन चोर बनने का कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चोर बनेगा तो दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का हनन करेगा, कानून को तोड़ेगा, तो इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। हम उस प्रोफेशन को चुन सकते हैं जो हमारे राष्ट्र हित में हो, जो लोगों के हित में हो। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर पुलिस, मान लो मैंने कोई जुर्म किया और पुलिस ने मेरे को उठा लिया या पुलिस ने मेरे को अरेस्ट कर लिया, तो क्या होगा, मेरे को भारत के संविधान का आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से? अंडर दिस, इस आर्टिकल के अंदर, नो कॉन्स्टिट्यूशन नो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी कन्विक्टेड फॉर एनी एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस। मान लो जैसे पतंग उड़ा रहा हूँ मैं, तो पतंग उड़ाना तो जुर्म नहीं है, तो इसके लिए मुझे सजा नहीं मिल सकती। तो वो बात ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसा कार्य जो जुर्म नहीं है भारत के संविधान के मुताबिक या सीआरपीसी एक्ट के मुताबिक, उसके लिए सजा नहीं मिलेगी। एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन, जब वो किया गया, जैसे मैं टॉफ़ी खा रहा हूँ, टॉफ़ी खाना जुर्म नहीं है, तो फिर मुझे उसके लिए सज़ा नहीं मिल सकती। मोreover, not citizen can be given a punishment greater than the punishment प्रोवाइडेड बाय लॉ। और दूसरी चीज आर्टिकल 20 में ये बताई गई है कि अगर किसी व्यक्ति को बस सजा उतनी ही हो सकती है जितनी हमारे कानूनों ने डिसाइड की है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और उसने चोरी की, और चोरी की सज़ा सीआरपीसी एक्ट और हमारे संविधान के कानूनों के मुताबिक और सीआरपीसी एक्ट के मुताबिक 2 महीने या 6 महीने की है। और अब मान लीजिए मैं जज हूँ, तो मैं उसको 10 साल की सज़ा नहीं दे सकता, सिर्फ उसको उतनी ही सज़ा दे सकता हूँ जितना हमारे संविधान हमें या उस हमारा सीआरपीसी एक्ट हमें क्या करता है, परमिट करता है।
ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति को उतनी ही सजा मिल सकती है जितना कानून के हिसाब से दी जा सकती है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज हर पर्सनल लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ। कहने का मतलब आप अपनी मनमर्जी से खा सकते हैं, आप अपनी मनमर्जी से पहन सकते हैं, अपनी मनमर्जी से रह सकते हैं। लिबर्टी, आज़ादी, लाइफ जीने की, आप अपनी मनमर्जी से शादी कर सकते हैं किसी से भी, जिससे भी आपका मन है, और इस तरह की आज़ादी जी ये है। पर याद रहे, देश का और किसी और के फंडामेंटल राइट्स का क्या हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उस हद तक की आज़ादी हम एंजॉय कर सकते हैं। आर्टिकल 21 इस बात को बोलता है। दिस इज एन एब्सोल्यूट राइट एंड यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन था सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो फ्रीडम ऑफ मैरिज देता है कि हम अपनी मनमर्जी से जिससे आए शादी कर सकते हैं। आर्टिकल 21 देता है, याद रखिएगा। दिस इज एन एब्सोल्यूट राइट एंड कैन नॉट बी सस्पेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। और अगर देश के अंदर इमरजेंसी भी लगी हुई है, 3 तरह की इमरजेंसी होती है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल, 52 में नेशनल आपातकाल और 56 में राष्ट्रपति शासन। तो इन तीनों आपातकालों के दौरान भी आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब अगर पुलिस ने उठा लिया मेरे को तो क्या होगा, मेरे को प्रोटेक्ट किया गया है इसके अंदर भी। जैसे अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पुलिस को पेश करना होता है। फिर वो जिला जज के ऊपर होते हैं कि वो जो भी निर्णय ले, उसको जेल भेजें या जो भी करें, वो जिला जज के ऊपर है। पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, अ पर्सन हैज द राइट टू cause of his her arrest or detention at the time of arrest। पहला, एक पर्सन को अधिकार है ये जानने का कि उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, ठीक है ना। सीआरपीसी 343 का सेक्शन बी पार्ट बोलता है इस चीज को। Moreover, the person should be produced in front of district judge within 24 hours। सीआरपीसी एक्ट सेक्शन 343 का पार्ट डी क्या बोलता है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा उस मुजरिम को जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अंडर दिस राइट, इस अधिकार के अंतर्गत, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, और हर किसी व्यक्ति का यह अधिकार भी है कि वो वकील से कंसल्ट कर सकता है, पुलिस उसको रोक नहीं सकती। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 23 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को आर्टिकल 23 हमारे संविधान का बैन करता है। एंड प्रैक्टिस ऑफ बैगर इन ह्यूमन बीइंग, और जबरदस्ती किसी पर भीख मंगवाना, उस चीज को भी हमारा संविधान बैन करता है। आर्टिकल 23, मानव तस्करी, मानव के शरीर के ऑर्गन की तस्करी, मतलब खरीद फरोख्त जैसे किडनी बेचना, ये सब हमारा संविधान बैन करता है। आर्टिकल 23 इस बात को बोलता है। Trafficking and beggar and other form of forced labor is prohibited by law and any violation would result in punishment stated by the law। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड इन फैक्ट्रीज, 6 से 14 साल तक के बच्चों, 14 साल से मतलब कम वाले बच्चे को आप काम पर नहीं लगा सकते, ठीक है, मतलब उस पर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते फैक्ट्रीज में, दुकान पे। आर्टिकल 24 इस बात को बोलता है। क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो मिला है बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चों को, कि और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इस चीज को डाला गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तो एटलीस्ट पढ़ाएं ही। Prohibition of employment of child in factories, employment of children below the age of 14, 14 साल से कम के बच्चे जो फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा है जिन पे, इन एनी फैक्ट्री, और या फिर किसी खदान में या फिर किसी और जगह वो लोग बच्चे एंगेज हैं। अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट इज प्रोहिबिटेड, इसको हमारा संविधान प्रोहिबिट करता है, बैन करता है। ये था हमारा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस
एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कंसाइंस। मैं स्वतंत्र हूं किसी भी चीज को भगवान मानने के लिए। भारत का संविधान इस बात को बोलता है। मतलब एक व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि ये नोटबुक भगवान है तो मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी आज़ादी है। आर्टिकल 25 उसको ये बात बोलता है। समझ आ रहा है आपको? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जिसको मेरा मन करता है गॉड मानने का या जिसकी पूजा करने का, वो मैं कर सकता हूँ, कोई मेरे को नहीं रोक सकता। एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, और मैं किसी भी धर्म को मानने के लिए भारत के अंदर स्वतंत्र हूँ। मतलब भारत का हर नागरिक जो उसकी मर्जी में आता है, उसको जो धर्म अच्छा लगता है वो उसको मान सकता है। आर्टिकल 25 इस बात को बोलता है भारत के संविधान का। आर्टिकल 26 क्या बोलता है भारत के संविधान का? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब हम अपनी धार्मिक गतिविधियां या जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम हैं उन्हें करने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, संस्थाएं बनाना, धार्मिक संस्थाएं या फिर चैरिटेबल, धर्म से रिलेटेड चैरिटी के लिए, वो हमारा संविधान हमें देता है, हम बना सकते हैं। मैनेज इट्स आउन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन, धार्मिक जो भी मैटर्स हैं, जो भी हैं, वो हम खुद मैनेज करेंगे। उस मतलब कि जो भी, जैसे हिंदू रिलीजन है, अगर उसके अंदर कोई धार्मिक अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो हम खुद करेंगे। मतलब उसमें स्टेट का, राज्य का या देश का कोई भी सरकार का दखल नहीं होगा। वन कैन आउन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जैसे आप कोई मस्जिद है या कोई मंदिर है तो वो अपनी ज़मीन पे मंदिर बना सकते हैं और ज़मीन पे ही मस्जिद बना सकते हैं। मंदिर के नाम पे कार भी खरीद सकते हैं। तो वो कह रहा है मूवेबल, जो इधर से उधर मूव कर जाए प्रॉपर्टी, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी धर्म के नाम पर खरीदी जा सकती है। चौथा पार्ट क्या है? एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग, पर यह भी याद रखना है कि वो संपत्ति जो खरीदी जा रही है वो कानून के मुताबिक हो। आर्टिकल 27 क्या बोलता है भारत के संविधान का? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर मान लीजिए जैसे मेरा धर्म हिंदुइज्म है और अगर मैं हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए जागरण करवा रहा हूँ या कुछ भी ऐसे कार्य करवा रहा हूँ तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 27 इस बात को बोलता है, जो उसमें खर्चे होंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। धार्मिक स्कूल, धार्मिक कॉलेज खोले जा सकते हैं जहाँ पे धर्म की बातें या धर्म से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाए। एग्जाम्पल मदरसे होते हैं, दूसरा एग्जाम्पल गुरुकुल होते हैं, और बनारस में तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी है, ठीक है ना, जहाँ पे वेदों को, इन सब चीज़ों को पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ आर्टिकल 28 बोलता है। पांचवा फंडामेंटल राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये राइट माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है। जो भारत में मेजोरिटी में हिंदू हैं वो माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट ना करें, इसलिए भारत के संविधान में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 डाला गया है। आर्टिकल 29 टॉक अबाउट द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स that work administered mainly to protect the interest of minorities। रिलीजियस या धर्म के नाम पे वो माइनॉरिटी में है भारत के, या जनसंख्या में के नाम पे माइनॉरिटी में, उनके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है आर्टिकल 29 और 30 के द्वारा। क्या है पढ़ते हैं एक बार। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज हैव अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर, अलग अलग भाषाएं होती है माइनॉरिटीज की। जैसे माइनॉरिटी में कौन है इंडिया में? बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, मुस्लिम्स, ठीक है ना, जुडिज्म, ये सब लोग यहाँ क्या है? माइनॉरिटीज में। और भी कम्युनिटी हैं इसमें। माइनॉरिटीज हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर और प्रैक्टिस हैव द राइट टू कंजर्व द कल्चर। वो अपने कल्चर को, अपनी ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 29। नॉट सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड। और मान लो भारत की सरकार की कोई संस्था है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी है, और मैं मान लीजिए माइनॉरिटी कम्युनिटी से हूँ, जैसे मैं जैन हूँ मान लीजिए, तो अगर मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ तो मुझे नहीं रोका जा सकता उसमें एडमिशन लेने से कि तुम तो जैन हो। समझ आ रहा है? एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अब अगर मैं मान लीजिए मैं बौद्ध हूँ या मुस्लिम हूँ और वहाँ पे जाके एडमिशन लेना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, तो कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। वहाँ एंट्रेंस दे के मैं पढ़ सकता हूँ,
एडमिशन से। आर्टिकल 29, नो स्टेट शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड, या फिर वो स्टेट के द्वारा चलाई जा रही है। फंड्स ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली, किस नाम पे मेरे साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी अदर। आर्टिकल 15 यहाँ पे दोबारा आ गया, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या कहता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज जो इंडिया के अंदर हैं वो अपने धार्मिक संस्थान बना सकती हैं, अपने ग्रंथों को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। अंडर दिस लॉ माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब अपनी संस्थाएं बना सकती हैं। जैसे मुस्लिम्स माइनॉरिटीज में इंडिया में, तो उन्होंने अपने कौन बना रखे हैं, मदरसे, इस तरह से। राइट टू कॉन्स्ट, अब आर्टिकल 31 जो आता है उसको यहाँ से फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारा एक छठा जो फंडामेंटल राइट पहले होता था वो राइट टू प्रॉपर्टी होता था, पर अब वो लीगल राइट की श्रेणी में जा चुका है, तो उसको यहाँ से निकाल दिया गया है आर्टिकल 31 को। पहले वो हमारा राजनीतिक अधिकार, हमारा फंडामेंटल अधिकार था, पर अब वो हमारा लीगल अधिकार है। मतलब हम उतनी संपत्ति रख सकते हैं जो हमारा कानून भारत का बोलता है, कहता है। ये हमारा छठा फंडामेंटल राइट है। अब सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है। तो छठा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32, और इसी आर्टिकल 32 को बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, भारत के संविधान की आत्मा और दिल। क्योंकि इसके अंदर 5 रिट्स थे। एक व्यक्ति के साथ अगर उसके किसी भी फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है, ये लिखा हुआ है। इफ एनी ऑफ द अबव राइट इज वायलेटेड, अ सिटीजन कैन डायरेक्टली अप्रोच हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। 5 तरह की रिट होती हैं। ये रिट्स का भी थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, आप सर्च कीजिएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, 1-2 वर्ड है इसके अंदर कि आपको 24 घंटे में न्यायालय में पेश किया जाएगा, आपको अरेस्ट के दौरान ये चीज़ नहीं हो सकती, आपका ये सब चीज़ें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को निर्णय दे सकती है ऑफिसर के, इस सब चीज़ें हैं। 5 रिट्स हैं, आप पढ़िएगा। हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सिटररी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, ये 5 तरह की रिट्स हैं भारत के संविधान में। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल राइट्स ऑफ आवर सिटीजन। बेसिक तो यही है संविधान का कि, और आप प्रीएम्बल को देख लीजिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलिमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। ये बोलता है जस्टिस, फर्टिनिटी, लिबर्टी। हमने वो सारे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक पढ़े हैं। फंडामेंटल राइट आर द सोर्स ऑफ राइट्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट से हमें हमारे संविधान का बारे में लगभग सारा पता चल जाता है। तो उम्मीद है गाइज आप ये चैप्टर समझ गए होंगे, और अगर कोई पॉइंट हमारे द्वारा गलत बता दिया गया है या आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमें भी नया सीखने को मिले और हमारी गलती अगर कोई है तो वो हम करेक्ट कर लें। और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, और ताकि उन तक भी ये चीज़ें पहुँचें और हम भी थोड़ा बहुत ग्रो करें। और इसका नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी बात यह है कि आप हमसे लाइव सेशन या इन सब चीज़ों में डिस्कस करना चाहते हैं, चीज़ें प्रैक्टिस के बारे में, कैसे हम बोर्ड्स की प्रैक्टिस करें, वो सब चीज़ें, तो आप हमारे साथ ज्वाइन बटन से भी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन है, आप उसको ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड चैप्टर 1 से 8th क्लास के सिविक्स से, तो यू मे डिस्कस विद अस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है गाइज, मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, सक्सेस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।